सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया सर। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक जंगल में पिंकू हाथी अपने पिता रामू हाथी के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि जन्म देते वक्त उसकी माँ और अब उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद रामू हाथी भी इस दुनिया से चला गया। पिंकू हाथी अनाथ होकर बिल्कुल अकेला हो गया था और जंगल के बाकी जानवर भी उसके साथ भेदभाव किया करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या कहा तुमने? दोस्तों? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं है तो बन जाते हैं। रोजाना तुम लोगों को खेलता देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। प्लीज तुम लोग मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ खेल का मजा लिया करूँगा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बहुत बड़े हो और सुस्त भी। तो हमें तुम जैसे जानवर को अपना दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो दोस्तों। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। पिंकू हाथी फिर उदास मुंह लिए अपनी गुफा पर पहुंचा। अब अनाथ और अकेले होने का गम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक बंदर जंगल में शोर करता हुआ भागा आया। सब लोग भागो भागो, शहर से कुछ शिकारी आए हैं, हम सबकी जान खतरे में है। ये खबर सुनकर सभी जानवर अपनी जान बचाने को घने जंगल के अंदर जाने लगे। जब शिकारी जंगल के अंदर आया तो उसको जंगल खाली देखकर बहुत हैरानी हुई। कमाल है, इतने घने जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। वो वापस जाने को पलटा ही था कि उसको पिंकू हाथी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। ये सुनकर शिकारी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। वो पिंकू हाथी को अपने टेंट पर ले गया। वहाँ जाकर उसने उसे खूंटे से बांधा और फिर एक जगह कॉल लगाया। सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया सर। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शिकारी ने कॉल कट किया। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम एक सर्कस में जाने वाले हो, जहाँ तुमको खाने पीने का और रहने का भी अच्छा इंतजाम मिलेगा। ये सुनकर पिंकू हाथी थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में जंगल को छोड़कर जाने का गम भी उभर रहा था। मेरे हिसाब से आज तुम और मैं साथ में जंगल घूमते हैं। कल फिर सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वाह, ये सही होगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब उसने पिंकू हाथी को खोल दिया, क्योंकि उसको पिंकू हाथी पर भरोसा था कि वो नहीं भागने वाला। पिंकू हाथी उसे जंगल की अच्छी अच्छी जगहें दिखाता और शिकारी को भी खूब मजा आता। इसी तरह अब उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था और शिकारी भी अब पिंकू हाथी को अपना अच्छा दोस्त समझने लगा था। पिंकू, वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको भूल पाऊंगा। तुम वाकई में एक जानवर होकर भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। मुझे भी यही चिंता है कि जब तुम साथ नहीं होगे तो न जाने दूसरे इंसान मुझे किस तरह रखेंगे। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। मैं सर्कस के मालिक से डील करूंगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, और हफ्ते में एक बार मैं भी तुमसे मिलने सर्कस आया करूंगा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी काफी खुश हो गया था। अगले दिन शिकारी पिंकू हाथी को अपने साथ
जंगल की सरहद पर खड़ी गाड़ी के पास ले गया। पिंकू हाथी ने एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी के पिंजरे में चढ़ गया। फिर मन्नू शिकारी ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी। कुछ देर की ड्राइव के बाद शिकारी को कुछ ध्यान आया और उसने सर्कस के मालिक को कॉल लगाया। सर एक बात बताइए, आपका सर्कस तो कानपुर में है ना, फिर आप इस हाथी को लखनऊ क्यों भेज रहे हैं? अरे लखनऊ में मैं उसको एक शू कंपनी को भेज दूंगा। वहाँ उसकी खाल के बढ़िया और महंगे जूते बनेंगे और मुझे उसके बहुत अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये सुनकर अब मन्नू शिकारी को गुस्सा आ गया। अरे आपने तो कहा था कि आपको सर्कस के लिए हाथी चाहिए। उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमको तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तुम बस उसको लखनऊ ले आओ। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब शिकारी की आंखों में वो सभी पल घूमने लगे जो उसने पिंकू हाथी के साथ गुजारे थे, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। अगले दिन सुबह के टाइम गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ये दिखने में एक जंगल ही था, लेकिन पिंकू हाथी के जंगल से काफी हरा भरा था। शिकारी गाड़ी से उतरा और पिंकू हाथी से बोला, पिंकू हाथी, तुम अब पिंजरे से बाहर आ सकते हो। लेकिन ये तो कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। हाँ, क्योंकि वो सर्कस वाला तुमको किसी जूते बनाने वाली कंपनी को बेचना चाहता था, जो तुमको मारकर तुम्हारी खाल के जूते बनाने वाले थे। क्या? हाँ, लेकिन तुमको मैंने अपना दोस्त कहा है ना, मैं तुमको मरने के लिए नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। ये सुनकर पिंकू हाथी की आंखों में आंसू आ गए और वो शिकारी के पास जाकर उसको अपनी सूंड से प्यार करने लगा। मेरे दोस्त, लेकिन ये भी तो एक जंगल ही है ना, यहाँ भी मैं अकेला ही रहूंगा जैसे वहाँ रहता था। नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत हाथी है, यहाँ तुमको एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे रोना आ जाएगा पिंकू। मैं हर हफ्ते तुमको सुबह के वक्त इसी जगह पर आकर मिला करूँगा। अब तुम आज़ाद हो। ऐसा कहकर शिकारी चला गया। पिंकू हाथी भी अब नए जंगल के अंदर गया और उसको वहाँ एक हथिनी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। तुम किसके बेटे हो? तुमको तो पहले इस जंगल में नहीं देखा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी ने उसको अपनी सारी कहानी बता दी और वो हथिनी भी आंख में आंसू भरकर बोली, तुमने तुम्हारे माता पिता को खोया है, तो मैंने भी कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को खोया है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो और हमेशा अब मेरे साथ इसी जंगल में रहना। ये सुनकर पिंकू हाथी बहुत खुश हुआ और उसके साथ उसके घर चला गया। इस जंगल में उसको उसकी उम्र के और हाथी भी मिले जो उसके दोस्त बन गए। इस तरह पिंकू हाथी को उसकी माँ मिल गई और दोस्तों के मिलने से जिंदगी और हसीन हो गई। इसके साथ ही हर हफ्ते जंगल की सरहद पर शिकारी उससे मिलने आया करता और पिंकू हाथी को खुश देख उसको भी बहुत खुशी हुआ करती। शेर खान, अब मैं आ चुका हूँ, भलाई इसी में होगी। अब तुम जंगल को मेरे ऊपर छोड़ दो। शरारती भालू और अक्लमंद हाथी। शेर खान के जंगल में सभी जानवर कालू भालू की शरारतों से परेशान हो चुके थे। जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने उसको शेर खान के सामने पेश किया। शेर खान, हम कालू भालू की रोज रोज की हरकतों से परेशान हो चुके हैं। इसने हमारी नाक में दम कर रखा है शेर खान। शेर खान, इसकी वजह से कई बार मेरा घोंसला टूटा और मेरे बहुत से अंडे इसकी वजह से फूटे भी हैं। तुम लोग मुझ पे बेवजह का इल्जाम लगा रहे हो। मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ। मजाक करना कोई क्राइम तो नहीं है। कालू भालू, तुम जंगल में रह रहे हो, शहर में नहीं। अगर तुम्हारी हंसी मजाक से जानवरों को तकलीफ हो रही है तो तुमको सजा मिलेगी। सभी शेर खान को ध्यान से देखने लगे। मैं तुमको इस जंगल से चले जाने का हुक्म देता हूँ। आज शाम होने तक जंगल की सरहद से पार निकल जाना, इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। उसकी बात सुनकर कालू भालू को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो शेर खान का हुक्म टाल नहीं सकता था।
इसलिए वो शाम होने से पहले ही जंगल से निकल गया। फिर वो उस हिस्से में गया जहाँ इंसानों का आना जाना था। जानवर वहाँ बहुत कम जाते थे। उस शेर खान और उस जंगल के जानवरों से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। मुझे इस तरह बेइज्जत करके जंगल से भगाकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। वो बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। उसको एक पतीला नजर आया जो हरे रंग से आधा भरा हुआ था। इंसान इस जगह पेड़ों के पत्तों से रंग बनाने का काम किया करते थे। ये क्या है? लगता है ये इंसानों के इस्तेमाल करने की कोई चीज होगी। कहकर उसने पतीले के अंदर हाथ डाला, लेकिन वो रंग को नहीं छू सका। लगता है और अंदर हाथ डालना पड़ेगा। ये तो काफी अंदर है। कहकर वो झुका और पतीले के अंदर हाथ डालकर रंग को छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा करने से वो पूरा का पूरा उस पतीले के अंदर गिर गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो पूरा रंग मेरे ऊपर रंग गया। कौन है? उसके कानों में एक इंसान की आवाज आई तो वो जल्दी से उठा और वहां से बहुत तेज भागा। काफी देर बाद वो एक जगह जाकर रुका और सांस लेने लगा। तभी सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बब्बर शेर ठीक उसके सामने खड़ा बड़े गौर से उसको देख रहा था। मेरी बात सुनो, मुझ पे हमला मत करना। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। मैंने आपको पहचान लिया है रंपू जी। रंपू तो वही जानवर है जिसके बारे में हर जंगल में चर्चा है। एक ऐसा जानवर जो अकेले ही कई शेरों तक को मार दिया करता था। लेकिन ये मुझे रंपू क्यों समझ रहा है? सोचकर उसने खुद पर अच्छे से ध्यान दिया। ओह, मैं पूरा हरे रंग से रंग चुका हूँ, इसलिए ये मुझे रंपू समझ रहा है। अब आएगा मजा। ठीक है, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन तुम आज से मेरे सेवक बनकर रहोगे। जैसा आप कहें। ठीक है, मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो और शेर खान के जंगल ले चलो। ये सुनकर बब्बर शेर ने कालू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसको वापस शेर खान के जंगल की तरफ लेकर चल दिया। जैसे ही उसने जंगल में एंट्री की, सब जानवर उसको देखकर हैरान रह गए। हरे रंग के जानवर को बब्बर शेर की सवारी करते देख वो सभी उसको रंपू समझने लगे। जंगल में ये बात फैल गई कि रंपू जानवर जंगल में आ चुका है। शेर खान भी उसको देखकर हैरान रह गया। शेर खान, अब मैं आ चुका हूँ। भलाई इसी में होगी। अब तुम जंगल को मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। शेर खान, तुम देख ही सकते हो कि बब्बर शेर भी उससे डरता है, इसको अपनी पीठ पर लिए घूमता है, तो भला तुम उससे कैसे जीत सकते हो? सुनकर शेर खान सोचने लगा कि अभी उसके चुप रहने में ही भलाई है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोला। अब पूरे जंगल पर कालू भालू का राज हो गया। उसने सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा लिया। वो शेर खान से अपने पसंद का शिकार करवाता और खुद मजे से उसको खाता। रोजाना अपने मनोरंजन के लिए हाथी और गैंडे की लड़ाई करवाता। पक्षियों को भी तरह तरह की परेशानियां देने लगा। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। एक दिन छोटू हाथी का दोस्त रामू हाथी पास ही के जंगल से उससे मिलने आया। जब से यह रंपू हमारे जंगल में आया है, हमारा जीना दुश्वार हो गया है। हर बात में उसकी मनमानी हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? रंपू जानवर तो पिछले कई महीनों से हमारे जंगल में रह रहा है। आज सुबह ही उसको फॉरेस्ट ऑफिसर पकड़कर शहर ले गए हैं। उसी की खुशी में हमारे जंगल में एक पार्टी होने वाली है, जिसके लिए मैं तुमको इनवाइट करने आया था। अगर वो पकड़ा जा चुका है तो हमारे जंगल में कौन है? वो जरूर कोई बहरूपिया है। छोटू ने उसी टाइम शेर खान, टीनू चिड़िया, रेंचो गैंडे और कई जानवरों को मिलने बुलाया और उनको सब कुछ बता दिया। अगर वो कोई और है तो हम उसको पहचान क्यों नहीं पा रहे? मैंने एक बात नोटिस की है, उसका रंग दिन ब दिन हल्का होता जा रहा है। जरूर वो हरा रंग उसने अपने शरीर पर लगा रखा है, जिससे हम उसको पहचान नहीं पा रहे। लेकिन वो बब्बर शेर भला उसको अपनी पीठ पर लिए क्यों घूमता है? मतलब वो भी उसकी सच्चाई नहीं जानता। लेकिन अब हम एक प्लान करेंगे, उससे उसकी असलियत सामने आ ही जाएगी।
कहकर छोटू ने सबको अपना आइडिया बताया, जिसको सुनकर सभी खुश हो गए। रंपू महाराज, छोटू हाथी आपसे लड़ना चाहता है। उसने कहा कि वो आपको खत्म करके ही रहेगा, उसको गुलामी बर्दाश्त नहीं। सुनकर कालू भालू डर गया, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए बोला, वो छोटू हाथी मुझे क्या मारेगा, उसको तो मेरा नौकर ही मार देगा। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। रेंचो गेंडा कालू भालू को अपने साथ लिए तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां प्लान के मुताबिक सभी जानवर जमा थे। रंपू, अपनी सवारी से उतरो और मेरा सामना करो। मैं तुझ जैसे छोटे जानवर से नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे लिए तो मेरा नौकर ही काफी है। सुनकर बब्बर शेर उस पर हमला बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही छोटू हाथी ने तालाब में अपनी सूंड डालकर उसमें पानी भरा और फिर बब्बर शेर के ऊपर बैठे हुए कालू भालू पर पानी की धार मार दी। तभी उसके ऊपर चढ़ा सारा रंग उतर गया और वो अपने असली रूप में आ गया। कालू भालू तुम? क्या मैं इतने दिनों से एक कालू भालू को पीठ पर लिए घूम रहा था? कहकर उसने एक झटका मारा और कालू भालू को जमीन पर गिरा दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम कभी नहीं सुधर सकते कालू। ये सबसे ज्यादा मेरा गुनहगार है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सुनते ही कालू भालू वहां से भागने लगा और बब्बर शेर उसके पीछे लग गया। बचाओ यार, माफ कर दो। कोई मुझे बचाओ। उसको भागता हुआ देखकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। छोटू हाथी, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम सबको आजाद कर दिया, वरना पता नहीं कब तक हम उसकी गुलामी करते रहते। शेर खान, ये तो मेरा फर्ज था। फिर सभी जानवर खुश हुए और उस दिन सभी ने मिलकर जंगल में एक मजेदार पार्टी की।